श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग देखने वाले हैं एंजाइम्स। बायोमोलिक्यूल का लास्ट टॉपिक है, लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंजाइम वर्क कैसे करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिशन क्या हो, कैसे होते हैं, को फैक्टर क्या होते हैं, एपो एंजाइम क्या होता है, होलो एंजाइम क्या होता है, को एंजाइम क्या होता है, ये सारा अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं एंजाइम होता क्या है। देखो, हमारा बॉडी जो है ना, हमारे बॉडी में हजारों बायोकेमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शन के स्पीड को देखा जाए ना, उन बायोकेमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है एंजाइम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेड ब्लड सेल्स में आपने पढ़ा होगा कि वाटर जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेड ब्लड सेल के अंदर मिल करके और ये बनाते हैं H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना। ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है, इस रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज करने का काम करता है एक एंजाइम, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये एंजाइम नहीं रहे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा। जैसे समझो, 200 मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 के 1 आवर में, ये रिएक्शन भी होगा। और 200 मॉलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में बनेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ऐड कर दिया और जिंक आयन ऐड कर दिया, तो ये 600,000, मतलब 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 के 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने लाख मॉलिक्यूल बनेंगे? 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे। मतलब यहाँ पर रिएक्शन जो है ना, ये लगभग 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज हो, 1 करोड़ गुना इंक्रीज हो गया। ठीक है। एंजाइम ने कुछ नहीं किया। H2O CO2 पहले भी कन्वर्ट होता था H2CO3 में, कार्बोनिक एसिड में, और अब भी हो रहा है। बस एंजाइम ने रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दिया। तो एंजाइम ने कैटालिस्ट की तरह काम किया ना। इसीलिए एंजाइम्स को कहते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं, दे आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट एंड दे इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिविंग सिस्टम के अंदर जिंदा जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो गया या फंगाई हो गया या ह्यूमन हो गया, जो भी हो गया, उनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है कैटालिस्ट का काम करता है। फिर जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, लगभग ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है। लगभग, मैं लगभग सारे बोल रहा हूं, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी है। लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन देख लो। ये है अपना राइबोजाइम। ये राइबोजाइम जो होता है ना, ये राइबोजाइम आरएनए होता है, मतलब न्यूक्लिक एसिड होता है। लेकिन ये रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का काम करता है ना। इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। काम कर रहा है किसकी तरह? एंजाइम की तरह, लेकिन है नहीं एंजाइम। और इसका काम क्या होता है? जैसे 23S राइबोसोमल आरएनए, जो एक राइबोजाइम का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है 28S राइबोसोमल आरएनए। ये दोनों राइबोजाइम है, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेशन करते हैं। दो अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। सो नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, लेकिन हाँ, जितने भी प्रोटीन नेचर के एंजाइम होते हैं, सबके पास टर्शियरी स्ट्रक्चर कम से कम जरूर है। ऐसा क्यों होता है, समझिए। अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर होने का मतलब क्या है? टर्शियरी होने स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि वहां पर प्राइमरी स्ट्रक्चर भी होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होगा, और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एंजाइम को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड। ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है, वो एंजाइम को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसमें एक पॉकेट की तरह बन जाता है, और उस पॉकेट की तरह जो पार्ट होता है एंजाइम का, उसको कहते हैं एक्टिव साइट। उस एक्टिव साइट में जाकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यस।
So tertiary structure will form a crevice-like structure, a pocket-like structure, and that pocket-like structure is called active site, and active site is the place where substrate bind. I hope my point is clear to you. अब यहां पर एक और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ना, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर हम रिएक्टेंट वर्ड नहीं यूज करते, रिएक्टेंट की जगह पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर सबस्ट्रेट होता है और वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसमें एंजाइम बस इसके स्पीड को, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज जो है ये एक सबस्ट्रेट है, एटीपी एक सबस्ट्रेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट है, और ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो होता है ना, ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट ले करके और ये ग्लूकोज के 6 पोजीशन में जोड़ देता है। तो ये ग्लूकोज के 6 पोजीशन में जोड़ने पे हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यस, तो एंजाइम्स जो होते हैं बस वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के स्पीड को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, अब सुने, एंजाइम एक होता है, वो फंक्शन कैसे करता है ये इंटरेस्टिंग है, मैं बता रहा हूं। पहले तो एंजाइम एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन में पॉकेट की तरह पार्ट होता है एक्टिव साइट। वो जो पॉकेट की तरह पार्ट होता है ना, वहां पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। अच्छा, सबस्ट्रेट जो होता है एंजाइम के एक्टिव साइट में बिल्कुल फिट होता है। आया, आकर के बाइंड हुआ, आकर के बाइंड होने के बाद से यहां पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है ना भाई, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है। ओके, फिर एंजाइम क्या करता है कि ये जो सबस्ट्रेट है, इन सबस्ट्रेट के पुराने बॉन्ड को ब्रेक करता है और नए बॉन्ड को फॉर्म करता है, और ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। भाई किसी भी मॉलिक्यूल के पुराने बॉन्ड ब्रेक कर दिया जाए, वहां पे नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, तो मॉलिक्यूल तो टूट ही जाएगा ना। तो यही यहां पर होता है, एंजाइम प्रोडक्ट, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब जो सबस्ट्रेट था वो तो एंजाइम के एक्टिव साइट में कॉम्प्लीमेंट्री था, लेकिन प्रोडक्ट एंजाइम के एक्टिव साइट में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, और प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है तो प्रोडक्ट एंजाइम के एक्टिव साइट से रिलीज होकर के अलग। यस, तो इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है और वो रिलीज हो जाता है। अब देखिए, एंजाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई एंजाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा। एंजाइम वापस से इस रिएक्शन को प्रोसीड करता है, वापस से किसी और सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, बाइंड करके सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा, और एंजाइम फिर से दूसरे सबस्ट्रेट से बाइंड। ये जो यहाँ पे मैंने रिएक्शन बताया है, इससे 2-3 कंक्लूजन निकला। पहला क्या, कि एंजाइम जो होता है ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, क्योंकि एक्टिव साइट का शेप ही ऐसा होता है कि वहां पर एक पार्टिकुलर सबस्ट्रेट आकर ये बाइंड कर सकता है, इसलिए एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। फाइन। दूसरी बात, कि एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। यस, एंजाइम डू नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, कंज्यूम नहीं होता है ना, और रिएक्शन के एंड में वो वापस से रेडी हो जाता है रीयूज्ड होने के लिए। ठीक है, फिर अगर वो रिएक्शन के एंड में वापस से रेडी हो जा रहा है रीयूज होने के लिए, इसका मतलब एक एंजाइम कई सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। यस, एंजाइम जो होता है वो कई सारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज आवर क्यूट बायोकैटलिस्ट, ये है हमारा प्यारा सा बायोकैटलिस्ट। भाई ये जो हमारा बायोकैटलिस्ट होता है ना, सुने, ये जो हमारा बायोकैटलिस्ट होता है, इस बायोकैटलिस्ट के 2 टाइप है। सॉरी, नॉट बायोकैटलिस्ट के 2 टाइप्स। आपने एक और कैटलिस्ट सुना होगा ना, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जैसे प्लेटिनम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा तो जरूर होगा, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल, ये तो पढ़ा होगा ना आपने। अब ये क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। देखो, ये भी रिएक्शन के रेट को, ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, और जो एंजाइम होते हैं वो लिविंग सिस्टम में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करते
एंजाइम्स जो होते हैं दे आर ह्यूज मॉलिक्यूल, दे आर प्रोटीन बेसिकली, एंड प्रोटीन्स आर मैक्रोबायोमोलिक्यूल, देयर मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 10,000 डाल्टन। लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होता है वो छोटा मोटा मॉलिक्यूल, ठीक है। एंजाइम जो है ये प्रोटीन है, और प्रोटीन के पास ऑब्वियसली प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अब हाई टेम्परेचर पर आप जैसे इस प्रोटीन को लेकर के जाओगे ना, तो ये प्रोटीन डीनेचर होने लगेगा, और वो जो इसका 3 डायमेंशनल टर्शियरी स्ट्रक्चर था वो टूटने लगेगा। तो हाँ, एंजाइम्स जो होते हैं दे विल गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, एंजाइम गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, फाइन। लेकिन मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएगा एंजाइम हाई टेम्परेचर पर, इन जनरली 40 डिग्री सेल्सियस के बाद से। लेकिन वहीं पर भाई इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है ना, ये हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर फंक्शनल रहता है। यस, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या रहता, कैसा रहता है भाई, फंक्शनल रहता है, बिल्कुल फंक्शनल रहता है ना। ओके। एंजाइम जो होता है ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। यस, एंजाइम जो होता है क्या होता है भाई, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। वहीं पर जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो कई सारे रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि कोई एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर से करता है। हाउ एंजाइम इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, चलिए देखते हैं एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है। चलिए इस चीज को समझने का काम करते हैं। देखो, मैंने क्या किया कि मैंने एक ग्राफ बनाया, थोड़ा इसको मिटा दें, गंदगी कम दिखे, है ना। मैंने क्या किया कि मैंने एक ग्राफ बनाया। देखो, एंजाइम जो होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि एंजाइम रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करता है। लेकिन वो करता कैसे है, चलिए समझते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने एक एक्सिस पर लिया पोटेंशियल एनर्जी, चाहे सबस्ट्रेट है या प्रोडक्ट है उसका, मैंने एक एक्सिस पर लिया पोटेंशियल एनर्जी, और जो दूसरा एक्सिस था उस पर मैंने लिया प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है, ये सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी है, और ये भाई ये देख लो ये प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी है ना। सबस्ट्रेट का पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कम है, मतलब ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, चलिए मैं उधर नहीं जाता हूं, लेकिन हाँ समझे। देखो, जब जब भी कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, समझिए, सबस्ट्रेट जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है ना, तो इस क्रम में क्या होता है कि बहुत सारे टेम्पोररी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बहुत सारे टेम्पोररी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं अल्टर्ड स्टेट, अल्टर्ड स्टेट, ठीक है, अल्टर्ड स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जितने भी अल्टर स्टेट स्ट्रक्चर होते हैं ये टेम्पोररी होते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, इनके पास एनर्जी हाई होती है, इसलिए टिक नहीं पाते, और फाइनली जो फुल्ली स्टेबल मॉलिक्यूल प्रोडक्ट होता है उसमें कन्वर्ट होकर के रिएक्शन रुक जाता है। वही यहां पर भी हो रहा है, एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, तो उसी समय एक शॉर्ट लीव्ड, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड, अनस्टेबल, वेरी हाई एनर्जी का स्टेट बनता है, बहुत ही हाई एनर्जी का स्टेट बनता है। और वो जो बहुत ही हाई एनर्जी का स्टेट होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या होता है,
ये सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के क्रम में बनता है, और ये वो स्टेट होता है जो काफी अनस्टेबल होता है और बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी होती है, और ये अब चेंज होगा ना तो सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि एक सबस्टेट को, समझना आप, एक सबस्टेट को ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होता है, एक सबस्टेट को ट्रांजिशन स्टेट में चेंज होने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए होता है, उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मैं लिख दे रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग substrate in ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। हमारा एंजाइम करता क्या है, हमारा एंजाइम इतना ही तो करता है, हमारा एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे इसको समझो ना, इसको देखो ना आप, देखो एंजाइम ने क्या किया कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी था ना इसको कम कर दिया। अब लो, पहले एक्टिवेशन एनर्जी देखिए ग्रीन कलर से मैंने जितना बताया उतना लग रहा था, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम लगने लगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अब कम लगने लगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो एंजाइम ने बस क्या किया, एंजाइम ने स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज इंक्रीज कर दिया। हाउ? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। क्या एंजाइम ने रिएक्शन की इक्विलिब्रियम को चेंज किया? नहीं। क्या एंजाइम ने प्रोडक्ट को चेंज किया? कुछ नहीं किया, बस स्पीड को ही तो बढ़ा दिया है। अच्छा, ये पार्टिकुलरली ये ग्राफ जो देख रहे हो ना, जहां पे सबस्ट्रेट में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी कम है, ये ग्राफ जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे हमारे बॉडी में क्या है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन का काम है। जैसे प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का है। यस, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। मतलब क्या है, मतलब क्या है समझे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन वो बाहर से एनर्जी लेकर के अपने रिएक्शन को प्रोसीड करने का काम। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट यहां पर बताना चाहता हूं जो यहां से रिलेटेड है। चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शन हो, वहां पर एक हाइयर एनर्जी स्टेट बनता ही बनता है जिसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। और उस ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर के लिए हाई एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है, और उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मैंने अभी तक बता दिया कि ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या होता है और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, और एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रिएक्शन को बढ़ाने का काम। नाउ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंजाइम? देखो, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टेम्परेचर। हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। जैसे हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं, हमारे बॉडी में सारे एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 37 डिग्री। तो वैसे ही हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। अगर आप उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम करोगे ना, तो रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब भी रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस पर ले रहा हूं एंजाइम एक्टिविटी और दूसरे एक्सिस पर ले रहा हूं टेम्परेचर, तो देख लीजिए कैसा हमें कर्व मिलेगा। हमें ये बेल शेप कर्व मिलेगा, घंटी नुमा कर्व मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो आप हाईएस्ट एक्टिविटी देख रहे हो ना, ये बेसिकली यहाँ पर ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है। एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है समझ। देखो, प्रोटीन है तो एंजाइम प्रोटीन ही ना, इसका टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो हाई टेम्परेचर पर डिनेचर होने लगता है।
उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, इवन आयनिक बॉन्ड है, वो टूटने लगते हैं। और टूटने लगते हैं तो वो जो एंजाइम होता है उसका शेप जो है बदलने लगता है, उसके एक्टिव साइट का शेप शेप बदलने लगता है। और जब वो डिनेचर हो जाता है तो ऑब्वियसली डिनेचर होने पर एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लगती है, एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि टेम्परेचर जो होता है, मतलब कहीं भी रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए मॉलिक्यूल को आपस में कोलाइड होना होता है ना। लो टेम्परेचर पे क्या होता है, उतनी एनर्जी मिलती ही नहीं है कि वो आपस में कोलाइड कर सके। तो वो ठीक से ना कोलाइड करेंगे, ना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? सो लो टेम्परेचर फ्रीज एंजाइम, so enzyme activity will decrease. Hope my point is clear to you. Enzyme activity will decrease. अच्छा, एक आपकी एनसीईआरटी में एक जनरल टर्म दिया हुआ है। जनरल टर्म क्या दिया हुआ है कि विद इन द रेंज, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर तक ही, एक रेंज के अंदर हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने पर ना एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई एंजाइम है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसका जो, अब मान लीजिए कि कोई एंजाइम है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। समझना बात, मान लीजिए कि कोई एंजाइम है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल इनकी जीरो एक्टिविटी। तो जीरो से ये एंजाइम 10 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा ना, तो इसकी एक्टिविटी जो है वो 2 यूनिट हो जाएगी। और 10 से 20 चला गया तो इस एंजाइम की एक्टिविटी 4 यूनिट हो जाएगी। और 20 से 30 चला गया तो 8 यूनिट। और 30 से 40 चला गया तो 16 यूनिट हो जाता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है। ठीक है, ऐसा ये जनरल जनरल कंसिडरेशन होता है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एंजाइम है, समझना क्वेश्चन है, कोई एंजाइम है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। और 40 डिग्री सेल्सियस पर उसकी एक्टिविटी है एक्स। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर उसकी एक्टिविटी कितनी हो जाएगी? तो भाई 40 से 30 पर कितनी हुई? x/2। और 30 से 20 पे कितनी हो जाएगी? x/4। सो आंसर आ गया हमारा x/4। नेक्स्ट फैक्टर जो है वो होता है पीएच। पीएच क्या होता है? हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है, और उस ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। उस पीएच को या आप डिक्रीज करोगे या इंक्रीज करोगे, एंजाइम का एक्टिविटी डिक्लाइन होने लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम। स्लाइवरी एमाइलेज स्लाइवा में रहता है, स्लाइवा का पीएच होता है 6.7। लेकिन ये जो एंजाइम है ना, इसका ऑप्टिमम पीएच जो होता है वो होता है 6.8। 6.8 पर इसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, उसका ऑप्टिमम पीएच। अब 6.8 पीएच से पीएच को कम या ज्यादा करोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होने लगती है भाई। यहां पर भी अगर एक एक्सिस पर आप एंजाइम एक्टिविटी ले रहे हो और दूसरे एक्सिस पर आप ले रहे हो पीएच ले रहे हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बेल शेप कर्व मिल जाएगा। होप माय पॉइंट इज क्लियर टू। नेक्स्ट जो है ना वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है समझिए। सब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम के एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखो, कहीं भी एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना किसी भी सिस्टम में, वो लिमिटेड होते हैं। यस, एंजाइम के मॉलिक्यूल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मान लो कि हम, मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल है। 10 एंजाइम के मॉलिक्यूल है, 10 एक्टिव साइट है। आपने क्या किया कि उधर 3 सबस्ट्रेट दिया, वो 3 एंजाइम के एक्टिव साइट में जाएंगे, बाइंड होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। फिर आपने 6 सबस्ट्रेट दिया, वो 6 सबस्ट्रेट जो है 6 एंजाइम के एक्टिव साइट में जाएंगे, बाइंड होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने 9 सबस्ट्रेट दिया, वो 9 जो है 9 एंजाइम के एक्टिव साइट में जाएंगे, बाइंड होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप 15 दोगे तो होगा क्या कि यहाँ पर क्या है कि एंजाइम के मॉलिक्यूल तो 10 ही है, उनके पास 10 ही एक्टिव साइट है।
तो पहले 10 जाकर के बाइंड होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर 5 जो बचे हैं ना वो बाइंड होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। मान लो कि आपने 30 एंजाइम कर दिए, 30 सबस्ट्रेट कर दिए, तो 30 सबस्ट्रेट जो है उसमें से पहले 10 जाएगा, एंजाइम्स के एक्टिव साइट में बाइंड होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तब तक बाकी 20 बीट करेंगे, फिर नेक्स्ट 10 जाएंगे, वो बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर नेक्स्ट 10 जाएंगे, वो बाइंड करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट। मतलब समझिए बात। मतलब क्या है कि आपने जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, तो स्टार्टिंग में एंजाइम की एक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन एक लिमिट आ जाएगा, जब एंजाइम्स के एक्टिव साइट सेचुरेट हो जाएंगे, तब आप कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा लो, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होने वाली। ठीक है, इसीलिए इस ग्राफ को देखें आप लोग, स्टार्टिंग में जैसे जैसे इस एक्सिस पर अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, और ये अपर लिमिट पे आ गया। अगर एक एक्सिस पर आप ले रहे हो वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ले रहे हो, सिंपल में बोले अगर तो कह सकते हैं, और दूसरे एक्सिस पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रहा है, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे, देखिए एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ते जा रही है, लेकिन एक पॉइंट आ गया जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई, एंड दैट मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड वी मैक्स। वी मैक्स क्या होता है? वी मैक्स इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। यस, वी मैक्स इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, इससे ज्यादा एंजाइम की एक्टिविटी उस रिएक्शन में नहीं हो सकती। अगर ये पॉइंट वी एक्स वी मैक्स है वाई एक्सिस पर, तो ये पॉइंट क्या होगा? हाफ वी मैक्स होगा। भाई ये जो हाफ वी मैक्स है ना, इस हाफ वी मैक्स को अचीव करने के लिए, हाफ वी मैक्स को अचीव करने के लिए जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए होता है, उसको कहते हैं हम लोग के एम। बेटा के एम क्या होता है समझो, के एम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जिस पर एंजाइम की एक्टिविटी हाफ मैक्सिमम। केएम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जिस पर एंजाइम का एक्टिविटी कैसा होता है भाई? हाफ मैक्सिमम। होप माय पॉइंट इज क्लियर। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन क्या होता है? तो भाई देखो, जिस रेट से प्रोडक्ट बनता है ना, समझिए, जिस रेट से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, अगर हम उसको डेल्टा पी लिख रहे हैं, जिस रेट से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम डेल्टा पी मान रहे हैं, सो दैट डेल्टा पी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। यस, केएम जब इंक्रीज करेगा, सुन लेना, केएम जब इंक्रीज करेगा तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, और केएम जब डिक्रीज करेगा तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा भाई। यस, बेटा यहाँ पे बता दिया केएम क्या होता है, वीमेक्स क्या होता है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन पर क्या इफेक्ट। अब मैं बात करता हूँ एंजाइम इनहिबिशन की बात करता हूँ। कुछ तो मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं, और बाइंड करने के बाद से फिर प्रोडक्ट नहीं बनने देते हैं, है ना। नॉर्मली क्या हो रहा है? नॉर्मली यही तो हो रहा है ना, कि एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, फिर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंजाइम अलग, प्रोडक्ट अलग। लेकिन एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है, ये एंजाइम इनहिबिटर से बाइंड कर जाता है, और एंजाइम इनहिबिटर से बाइंड कर जाता है तो पूरा गुण ओवर हो जाता है ना, सब बर्बाद हो जाता है, फिर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, या बाइंड कर पाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाएगी। ठीक है। अब ये जो एंजाइम इनहिबिशन होता है ना बेटा, एंजाइम इनहिबिशन दो टाइप का होता है, एक होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन और दूसरा होता है रिवर्सिबल इनहिबिशन।
पहले हम देखेंगे ये हमारे लिए रिवर्सिबल इनहिबिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम रिवर्सिबल इनहिबिशन देखेंगे, फिर ये रिवर्सिबल इनहिबिशन। देखो रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है कि एक इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम से, लेकिन वो अलग भी हो सकता है। अब ये रिवर्सिबल इनहिबिटर के दो टाइप हैं। वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड अदर वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दोनों को चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात करते हैं। भाई ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में समझो आप, जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है, ठीक है। ये एक सबस्ट्रेट है जो इससे बाइंड कर रहा है एंजाइम से और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये इस सबस्ट्रेट से एक कंपटीशन करता है। क्योंकि इसकी सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, दोनों का स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है, तो इसको धक्का देकर के ये बाइंड कर जाता है। और जब ये बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा। यही होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसका इनहिबिटर से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होता है, इनहिबिटर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता होता है। सो दिस इनहिबिटर विल बाइंड एट एक्टिव साइट। वो इनहिबिटर एक्टिव साइट में बाइंड करेगा, और जब वो बाइंड करेगा तो फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। उसका एक दो एग्जांपल दे दे रहा हूं बहुत ज्यादा क्लियरिटी से। देखें, जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए? मतलब आपको क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? भाई मुझे जिंदा रहने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लास्ट लगभग 17-18 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक दिन भी हो जिस समय मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो। आप इसको एडिक्शन कह लो, मेरी गंदगी कह लो, जो भी कहना है कह लो, लेकिन ऐसा है। तो मैं जिंदा किससे रहता हूँ? डाटा से। ऑक्सीजन और वाटर से जिंदा नहीं रहता मैं किससे जिंदा रहता हूँ? इंटरनेट कनेक्शन से। तो उसी तरह से कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है, एंड दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बिना वो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर सकते। और वो बैक्टीरिया फॉलिक एसिड बनाते हैं एक कंपाउंड से, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से, ठीक है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से फॉलिक एसिड का सिंथेसिस। और इसमें जो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है वो है डाई हाइड्रोटेरेट सिंथेटिस, ठीक है। अब क्या है ना कि ये जो रिएक्शन है, इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स जो होते हैं ना, उनके पास सल्फेनामाइड रिंग होता है। इस सल्फेनामाइड रिंग की जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है वो होती है भाई इससे, इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से। तो ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से को धक्का दे करके ये खुद बाइंड कर जाता है। और जब ये बाइंड करेगा तो फॉलिक एसिड बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, फॉलिक एसिड नहीं बनेगा। और भाई जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा, सुन लीजिए, जब फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो फिर बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा। मतलब ये जो रिएक्शन है इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? सल्फा ड्रग। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं बैक्टीरिया मारने। हाँ, ठीक है। दूसरा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये एक रिएक्शन है, ये इसमें सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट जो है वो मैलिक एसिड या मैलेट में कन्वर्ट होता है। और इसमें जो एंजाइम चाहिए होता है वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो सक्सिनिक एसिड को मैलेट में कन्वर्ट करता है। माय पॉइंट इज क्लियर टू यू, है ना। इसी रिएक्शन का एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, वो होता है मैलोनेट। ये मैलोनेट सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट से काफी मिलता जुलता होता है। ये उसकी जगह पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज में जाकर के बाइंड कर जाएगा, और जब ये बाइंड कर जाएगा मैलिक एसिड, ठीक है। चलिए याद रखना, मैलिक एसिड को मैलेट कहते हैं, इनहिबिटर मैलोनेट है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है, वो है इथाइल अल्कोहल। भाई इथाइल अल्कोहल क्या होता है? अरे भैया दारू, क्या बात करते हो, पता नहीं किसको, ऐसा हो ही नहीं सकता। दारू, ताड़ी, महुआ, आड़िया, अलग अलग नामों से प्रचलित है। ये मैंने जितने भी पीने वाले अल्कोहलिक बिवरेज बताए, इसमें अलग अलग परसेंटेज का अल्कोहल है ना। वो अल्कोहल कौन सा अल्कोहल होता है बेटा? कौन सा अल्कोहल पी के मजा आता है, बोलो?
वो है इथाइल अल्कोहल। देखो इथाइल अल्कोहल का होता क्या है समझो। देखो जब आप जनरली आप कुछ भी खाते हो ना तो वो जाकर के आपके इंटेस्टिन में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो इथाइल अल्कोहल होता है वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब होता है, और स्टमक में एब्जॉर्ब होकर के वो जाता है लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जाकर के वो क्या करता है कि कन्वर्ट हो जाता है एसिटल्डेहाइड में, और एसिटल्डेहाइड से कन्वर्ट हो जाता है फाइनली एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है ना, वो होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। दिस अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। समझ रहे हैं आप लोग? आई होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। लेकिन ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जो होता है ना, इसका एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है मिथाइल अल्कोहल। खतरनाक, बहुत खतरनाक। इसकी इथाइल अल्कोहल से भाई भाई से दिख रहे हैं, तो इन दोनों की कब स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है। मिथाइल अल्कोहल जब अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज से बाइंड करेगा तब बनेगा भाई हाईली टॉक्सिक मटेरियल फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड बन गया तो आदमी मर गया, राम नाम सत्य हो गया। ठीक है। तीन एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कॉम्पिटिटिव, लेकिन यहाँ पर एक चीज यूनिक है। जैसे ही आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे ना, ये जो एंजाइम इनहिबिशन है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो भाई? ये एंजाइम इनहिबिशन तुरंत रिवर्स हो जाएगा। अरे भाई जब इनहिबिटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया था तो उसने क्या किया कि सबस्ट्रेट को धक्का दे दिया और खुद बाइंड कर गया। अब सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो वो इनहिबिटर को धक्का देगा, वो जाकर के बाइंड कर जाएगा। है ना? ठीक। अब थोड़ा सा इसका एंजाइम काइनेटिक्स देखते हैं। मैं एक एक्सिस पर ले रहा हूं वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, है ना? ये Vmax रहा, ये हाफ Vmax रहा। और दूसरे एक्सिस पे ले रहा हूँ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ले रहा हूँ, यहाँ पर Km रहा इसका। है ना? पहला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए, ये फर्स्ट ग्राफ है। ये है -I, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर। और दूसरा जो ग्राफ है इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। है ना? जो एंजाइम है, एंजाइम का एक बिल्कुल नॉर्मल कैटालाइज रिएक्शन चल रहा है, कोई इनहिबिटर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसमें आप एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड करते हो ना, ये ग्राफ बदल जाता है। अब देखिए, अब होगा क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के प्रेजेंस में, Vmax तो अचीव हो जाएगा, पहले जितना Vmax आ जाएगा। लेकिन इस Vmax को अचीव करने के लिए अब हमें ज्यादा Km चाहिए। जैसे देखिए, Vmax अगर पहले वाला ही है तो हाफ Vmax देख लीजिए, अब यहाँ पर आ गया, हाफ Vmax यहाँ पे आ गया। और ये Km मैंने KMI लिख दिया है, मतलब Km इन द प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर। तो इस रिएक्शन में आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि Vmax तो इंक्रीज कर गया, है ना? रिमेन सेम, सॉरी, Vmax विल रिमेन सेम। Vmax ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, लेकिन Km तो इंक्रीज कर गया। और Km इंक्रीज करना बता रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच का अट्रैक्शन कम हो चुका है। होप आई मेक सेंस। सो मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने आपको बताया क्या? मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की बात। भाई ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है, जैसे ये एक एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है सबस्ट्रेट से अलग होता है, ये इसके एक्टिव साइट में जाकर के बाइंड नहीं कर सकता। सो इट विल बाइंड अदर देन एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड करता है, और कहीं और बाइंड करके एक्टिव साइट को ही चेंज कर देता है। यस, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड नहीं करता, क्योंकि सबस्ट्रेट से मिलता जुलता नहीं होता है। सो दे विल बाइंड अदर देन एक्टिव साइट, और वहां पे बाइंड करके एक्टिव साइट को ही खराब कर। ये तो वैसे ही हो गया कि भाई कैरम बोर्ड खेल रहे थे और हारने लगे तो सारी गोटी मिक्स करके भाग गए। लूडो खेल रहे थे, हारने लगे तो सारी गोटी मिक्स करके भाग गए। वही ये करता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक रिएक्शन होता है,
जिसमें ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होता है ना। और उसमें एंजाइम जो है वो चाहिए होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है ना, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, वो होता है साइनाइड आयन। यस, सुने होगे लिट्टे वालों। देखो साइनाइड जो है ना, साइनाइड का बड़े स्केल पर मिसयूज करना शुरू किया श्रीलंका के एक आतंकवादी संगठन जिसने मारा था, आई मीन राजीव गांधी जी को भी मारा था, उड़ाया था, एलटीटीई, है ना। वही पहली बार साइनाइड को मिसयूज करना शुरू किया। ओके, मतलब वो क्या करते थे, जो क्राइम करना था कर देते थे, और साइनाइड चाट। तो साइनाइड बेसिकली करता क्या है, साइनाइड जो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो एटीपी सिंथेसिस के लिए इसेंशियल रिएक्शन है, उसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कर देते हैं। और जब उसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करते हैं तो फिर रिएक्शन नहीं होता है, स्टॉप हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके हम काइनेटिक्स को देखते हैं। भाई एक एक्सिस पे ले रहे हैं वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, और दूसरे एक्सिस पे ले रहे हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो हमें ये पहला ग्राफ मैंने लिखा है -i, मीन्स ये ग्राफ ये Vmax है, और ये हाफ Vmax है इन द एब्सेंस ऑफ इनिबिटर है। लेकिन इसी रिएक्शन में जब आपने इसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऐड किया, तब देखो ये Vmax क्या हुआ भाई, ये Vmax कम हो गया। यस, ये Vmax डिक्रीज कर गया। ठीक है, लेकिन Km को देखते हैं। ये पहले वाला Km है ना, और ये देखिए ये दूसरा वाला Km है। Km तो सेम पॉइंट पे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में Vmax विल डिक्रीज बट Km विल नॉट चेंज। ये बड़ा डिफरेंस है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में Vmax विल रिमेन सेम, Km will increase। यहां पर Km will remain same and Vmax will decrease। D for decrease, कम हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने बता दिया नहीं, कर्सर कहाँ है मेरा, आ गया मिल गया। अब एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं, वो है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। देखो इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो होते हैं ना, वो एंजाइम से एक बार बाइंड करेंगे ना तो वो कभी वहां से रिलीज नहीं। जैसे आपने कीटनाशक सुना है ना, उस कीटनाशक में इंसेक्ट किल करने वाला वो 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 होता है वो होता है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये बेटा जो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट जो होता है ना, वो एसिटाइल कोलिन स्टरेज को इरिवर्सिबल इनहिबिशन देता है। जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट के न्यूरल सिस्टम में, समझना, इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट के न्यूरल सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। इसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कौन होता है, सॉरी इरिवर्सिबल इनिबिटर कौन होता है, डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। जब ये एक बार बाइंड करेगा तो इसके रिएक्शन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कहीं हमें दर्द होता है ना, तो वहां पर एक हार्मोन रिलीज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसाइज करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, उसका नाम है साइक्लोऑक्सीजिनेज। इस साइक्लोऑक्सीजिनेज का नॉन इरिवर्सिबल इनहिबिटर करता है एस्पिरिन। इसीलिए देखो समझो आप, एस्पिरिन सुने हो, पेन किलर में यूज करते हैं हम लोग। एस्पिरिन को पेन किलर में यूज करते हैं ना। एस्पिरिन को पेन किलर में हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पेन को क्रिएट करने के लिए वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन चाहिए होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस जो है उसमें साइक्लोऑक्सीजिनेज का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसका ये इनहिबिशन करता है, एस्पिरिन इनहिबिशन करता है। होप आई मेक सेंस। ये दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिशन का एग्जांपल है ना। अब ये जो चैप्टर, ये जो एंजाइम है, इसमें दो टॉपिक बच रहा है। क्या क्या बच रहा है, एक बच रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, और दूसरा बच रहा है कोफैक्टर। चलिए उनको भी देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट में बताना भूल गया कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ना, वहां पर सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। एंजाइम के एक्टिव साइट पर जब सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है, तो वहां पर एक्टिव साइट पर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक होता है बटरेस ग्रुप और दूसरा होता है कैटालिटिक ग्रुप। बटरेस ग्रुप क्या करता है कि वो सबस्ट्रेट को पकड़ करके रखता है, सबस्ट्रेट को यहाँ पर होल्ड करके रखता है। और जो कैटालिटिक ग्रुप होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। जैसे मान लो कि आप सब्जी काट रहे हो, है ना। तो सब्जी काट रहे हो तो आप एक हाथ से पकड़े हो सब्जी को, तो वो सब्जी क्या है भाई? क्या है सब्जी वो? सब्जी सबस्ट्रेट है। सुन लेना, सब्जी है वो सबस्ट्रेट है। लेकिन जिस हाथ से आपने पकड़ा है वो बटरेस ग्रुप, और जिस हाथ से आप काट रहे हो चाकू से, वो कैटालिटिक। यस। चलिए पॉइंट पे आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। देखो, इस अर्थ पर जितने भी एंजाइम है ना, समझना बात, इस अर्थ पर जितने भी एंजाइम होते हैं, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन जो है ना, उसने हर एंजाइम को एक एक कोड दिया है, और उसको कहते हैं एंजाइम कोड। उस एंजाइम कोड में ना 4 डिजिट होते हैं। जो पहला डिजिट होता है वो एंजाइम के क्लास को बताता है। दूसरा जो डिजिट होता है वो एंजाइम के सब क्लास को बताता है। तीसरा डिजिट जो होता है वो एंजाइम के सब सब क्लास को बताता है। और जो लास्ट डिजिट होता है वो इंडिविजुअल एंजाइम को बताता है ना। अब एंजाइम्स जो होते हैं ना, उसके 6 क्लास। पहला पहला क्लास जो होता है वो होता है ऑक्सीडेज। पहला क्लास क्या होता है भाई? ऑक्सीडेज होता है। ठीक है। दूसरा क्या क्लास क्या होता है? वो होता है, देख लो, ट्रांसफरेज। तीसरा क्लास क्या होता है? ये पहला हो गया ऑक्सीडेज, दूसरा क्लास हो गया ट्रांसफरेज, तीसरा क्लास हो गया हाइड्रोलेज, चौथा क्लास हो गया लाइएज, फिफ्थ क्लास इज आइसोमरेज, एंड सिक्स क्लास इज लाइगेज। ठीक है। OTHLIL फिक्स रहता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज का फर्स्ट क्लास है। जैसे आपसे पूछा जाए ये 4.2.3.1 ये किस क्लास को बिलोंग करता है, तो 4 क्लास नंबर होता है लाइज का, ये लाइज को बिलोंग करता है। देखो, ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम, जैसे, और जितने ऑक्सीडेजेस एंजाइम है वो हो गए, जितने रिडक्टेजेस एंजाइम है वो हो गए, जितने डीहाइड्रोजनेजेस एंजाइम है वो हो गए, कैटेलेज एंजाइम हो गए, पर ऑक्सीडेज हो गए, कैटेलेज, पर ऑक्सीडेज, डीहाइड्रोजनेज, रिडक्टेज, ऑक्सीडेज। ठीक है। फिर ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज एंजाइम जो होते हैं ना, ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जैसे काइनेज। काइनेज क्या करता है? वो हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। अभी मैंने पहले आपको एक रिएक्शन बताया था ना, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था। वहां पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने किया क्या था? उसने एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप ले करके और ग्लूकोज को दे दिया, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांसफरेज एंजाइम दे ट्रांसफर फंक्शनल। देख लेते हैं। ये रहा भाई अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज थोड़ा सा इसको, ग्लूकोज हैंग हो रहा है अभी। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, सुन लो, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट बनाया हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम ने बनाया। ठीक है। इसने क्या किया कि एटीपी जो है ना, एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप ले लिया। अब एटीपी हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और उस फॉस्फेट ग्रुप को ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे ऐड कर दिया। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है।
तो भाई काइनेज जो ट्रांसफरेज का एंजाइम है, बस उसने फॉस्फेट ग्रुप ही तो ट्रांसफर किया ना, तो ये ट्रांसफरेज का एंजाइम हो गया। हाइड्रोलेज जो होता है वो मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। दे ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे एमाइलेजेस, एमाइलेजेस जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। किसको ब्रेक करते हैं भाई? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। लाइपेजेस लिपिड को ब्रेक करते हैं। पेप्टाइडेजेस प्रोटीन को ब्रेक करते हैं। न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइज। लाइज जो होता है, लाइज भी बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करता है, लेकिन लाइज हमेशा इन द प्रेजेंस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर करता है। दूसरी बात कि लाइज जब भी फंक्शन करेगा ना, तो उसमें प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड जरूर बनेगा। जैसे देखिए एक्स वाई ए बी, ये एक मॉलिक्यूल है और इसका ब्रेकडाउन किसी लाइज एंजाइम ने किया, ये देखो एक डबल बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं यूज हुआ। इसका एग्जांपल है एल्डोलेज एंजाइम जो होते हैं वो हो गए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो हो गया वो लाइज का एग्जांपल हो गया। आइसोमरेज तो बस आइसोमर बनाता है। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब 6 कार्बन का ग्लूकोज, उसमें 6 पोजिशन फॉस्फेट, उससे बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। 6 कार्बन का फ्रक्टोज और 6 पोजिशन पे फॉस्फेट ग्रुप लग गया। हेक्सो आइसोमरेज, आइसोमरेज का एग्जांपल है। लाइगेज, लाइगेज क्या करते हैं सुनिए, लाइगेज क्या करते हैं कि लाइगेज छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स है ना, उनको कनेक्ट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाने का काम करते हैं। ठीक है। जैसे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज हो गए, है ना, डीएनए लाइगेज हो गया। देखो ये करते क्या है ना, लाइगेज एंजाइम कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, फॉस्फेट नाइट्रोजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैंने कंप्लीट कर दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, OTHLIL। अब नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कोफैक्टर। देखो हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, समझना बात, हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं ना, वो प्योरली प्रोटीन नहीं होते। उनमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है पॉलीपेप्टाइड, अमाइनो एसिड का चेन, और दूसरा होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। पॉलीपेप्टाइड पार्ट को कहते हैं एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है उसको कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट क्या कहते हैं हम लोग? कोफैक्टर कहते हैं। तो ये एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों एक साथ कहा जाता है होलो एंजाइम। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों मिलकर के हो गए होलो एंजाइम। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है होलो एंजाइम का, और कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, उसे हम अभी देखें। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैंने कोफैक्टर का इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया है, अगर मैंने उसको प्राइवेट नहीं किया हो। अरे भाई देखो, ये जितने भी हाई लेवल की वीडियो, हाई लेवल की स्टडी की वीडियो थी ना, तो सबको मैंने प्राइवेट कर दिया है। तो आप सर्च कर लेना। अगर को वैसे तो मैं पूरा सफिशिएंटली यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो को फैक्टर के बारे में, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो। को फैक्टर भाई नॉन प्रोटीन पार्ट होता है होलो एंजाइम का, और इसके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है मेटल आयन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, या कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये दोनों जो है ना, जिंक आयन के बिना फंक्शन कर ही नहीं सकते। जिंक आयन क्या हो गया, इनका मेटल आयन हो गया। एक्चुअली देखो करते क्या है ना, ये मेटल आयन करता क्या है, ये सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा एटम जो होता है उसके लिए खाली ऑर्बिट देता है। तो ये जो जिंक आयन है यहाँ पर, ये ऑर्बिट ऑर्बिट प्रोवाइड करेगा, ऑर्बिटल ऑर्बिट जो भी वो प्रोवाइड करेगा। और ये जो इसके अमाइनो एसिड है या सबस्ट्रेट के अमाइनो एसिड,
इसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, और जब इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा तब आराम से रिएक्शन अच्छी तरह से प्रोसीड। क्या कोफैक्टर लाइक मेटल आयन, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम के एब्सेंस में एंजाइम फंक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरा और तीसरा जो है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना भाई, दो टाइप के, समझना बात को। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक्सक्यूज मी, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम को कंपेयर करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप, अरे भाई मतलब ना मैं कई बार उतना फ्रेंडली नहीं हो पाता, ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें उतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन चलिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जो को फैक्टर का सेकेंड टाइप है प्रोस्थेटिक ग्रुप और थर्ड टाइप है कोएंजाइम। ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और कोएंजाइम जो होता है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यस, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है ये एपो एंजाइम से टाइटली बाइंडेड होता है, और कोएंजाइम जो होता है वो एपो एंजाइम से लूजली बाइंडेड होता है। बड़ा डिफरेंस है ना। या ट्रांजिएंटली बाइंड होता है, मतलब रिएक्शन के टाइम में बाइंड हुआ बाद में अलग हो गया। जैसे ये जो अपना कैटेलेज एंजाइम है या पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करता है, H2O2 को, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को H2O प्लस O2 में ब्रेक करता है ना। इनके अंदर इस एंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, हीम होता है। ठीक है, NADH और NADPH ये दोनों कोएंजाइम का एग्जांपल है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। लेकिन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रांजिएंटली पार्टिसिपेट करते हैं, लूजली पार्टिसिपेट करते हैं। और ये NADH और NADPH की सिंथेसिस किससे हुई, विटामिन B3 नियासिन से। होप माय पॉइंट इज क्लियर टू यू। तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हमने देख लिया कि एंजाइम जो है वो क्या होता है, वो फंक्शन कैसे करता है ना। हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड सबको इंडिविजुअल छोटे छोटे वीडियो में देख लिया हमने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो बनाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन क्या हुआ है हम उसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है भाई, देखो अगर आपको ये एफर्ट सही लग रहा है ना, तो प्लीज जो हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।